जी, the next one chapter number 3 is creating an Oracle database. current one chapter के objective DBCA कैसे काम करता है, NetCA कैसे काम करता है, DBCA के डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, इसके स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसे जनरेट करेंगे. प्रोफेशनली स्पीकिंग, जब कभी भी आपको कोई डेटाबेस बनानी होती है तो यू हैव टू प्लान फॉर व्हाट. नंबर वन, लॉजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक टेबल स्पेसिस कितनी होंगी. जैसे हमने कहा कि सिस्टम टेबल स्पेसिस सेपरेट होती हैं, नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस आपके एप्लीकेशन डेटा की, इंडेक्स की, अंडू की, टेम्परेरी, लॉग्स की, सब कुछ सेपरेट सेपरेट है. अगर एक टेबल स्पेस बहुत बड़ी है तो उसकी फाइल्स मल्टीपल, उसकी जो डेटा फाइल्स हैं वो मल्टीपल माउंट पॉइंट्स, एलवीएम्स या मल्टीपल सैंड डिवाइसेस पे होनी चाहिए. ये आपको सब कुछ प्लान करना है कि भाई एक साल में या 6 माह में एटलीस्ट डेटा कितना ग्रो करेगा, इंफॉर्मेशन कितनी ग्रो करेगी, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास कितना बजट है, आपका एसएलए क्या है, आपका आरओआई क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिजनेस का एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान. इसके अकॉर्डिंगली आपको सब चीजें तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है. लाइक नंबर वन, एक तो ये कि जो डेटाबेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, लाइक कोर डेटाबेस, डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडोलॉग फाइल एंड आर्काइव फाइल लाडा से वो किधर रहेंगी. फिर बैकअप के लिए भी तो आपको स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है कि आर्काइव लॉग फाइल्स किधर पड़ी होंगी. कोल्ड बैकअप लेते हैं, हॉट बैकअप लेते हैं, दिन का, महीने का, 6 माह का, हफ्ते का, वो किधर पड़ा होगा. ये सब चीजें आपको पहले से प्लान करनी है, कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी. ठीक है, इससे पहले कि आप फिजिकल डिप्लॉयमेंट करें. देन फिर आपको ये भी चूज करना होगा कि भाई ठीक है डेटाबेस बनाएं तो कौन सी वाली. आप OLTP डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिन्होंने कह लें कि 24/7/365 बेसिस पे रन करना है. कंपनीज को डेटा वेयर हाउस भी चाहिए होते हैं. लाइक हर एक ब्रांच सर्वर चल रहा है, आपके बैंक के 1000 ब्रांच सर्वर्स हैं तो पीछे पे डेटा वेयर हाउसेज भी हैं जो कि ब्रांच सर्वर्स का रोज का डेटा अपने अंदर ETL एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग करते हैं. और ETL करने के बाद कह लें कि उससे आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जनरेट होती है. ये भी काम आपको करना है. आपको तीनों तरह की डेटाबेसेस, हाइब्रिड जो कि जर्नल पर्पज है, हाइब्रिड में दोनों के फीचर्स होते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग के भी एंड OLTP के भी. चाहे DSS एनवायरमेंट बनानी है, OLTP आपने एनवायरमेंट बनानी है या हाइब्रिड बनानी है, यू हैव टू चूज. अगर डेटा कम है तो ठीक है, एक ही हाइब्रिड बना लें, उसमें OLTP सेक्शन भी होगा, डेटा वेयर हाउसिंग सेक्शन भी होगा. अगर लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, OLTP DB सेपरेट बनानी पड़ेंगी, DSS DB सेपरेट बनानी पड़ेंगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है. अब प्रॉब्लम ये आता है कि 11G इज सच टाइप ऑफ अ डेटाबेस जो कि कहती है कि जी पहले लिसनर कॉन्फ़िगर हर हालत में होना चाहिए. लिसनर कॉन्फ़िगर होगा तो कुछ बनेगा. उसके लिए आपको NetCA इज अ यूटिलिटी. आपकी मर्जी है, NetMGR रन कर लें या NetCA रन कर लें. NetCA इनिशियली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, सो हम पहले NetCA रन करके आपका पहले एक लिसनर तो बनाएं. अदरवाइज DBCA एक्सेप्शन दे जाएगा, DBCA नहीं चलेगा. देखिए लाइब्रेरी पाथ कॉन्फ़िगर्ड है, मैं सिर्फ NetCA लिख रहा हूँ. तो वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट क्या करना है जी, लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. लिसनर कोई बाय डिफॉल्ट है ही नहीं, तो आपको एक एडअप करना है. उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो, लिसनर हो. किस प्रोटोकॉल पे चले, TCP पे चले. ये डिफॉल्ट पोर्ट होती है 1521. आपको याद है, आपने पोर्ट बताया था. 1024 से लेके कर्नल की सेटिंग में 65,000 तक आप पोर्ट यूज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट 1521 है. कोई और लिसनर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, नो. फिनिश. ये कहता है क्या, लिसनर स्टार्टअप हो गया और ये लिसनर की फाइल है bin lsnr.ctl. लिसनर आपका कंप्लीट हो गया और स्टार्ट भी हो गया. अगर लिसनर कंप्लीट हो गया और स्टार्ट हो गया और आता है कि कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गई एंड एग्जिट कोड इज 0 मीन ऑल राइट, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, तो आप आगे DBCA लिखेंगे. एल्स आप DBCA नहीं लिखेंगे क्योंकि DBCA नहीं चलेगा. जब कल को आप डेटाबेस बनाने जाएंगे तो वो कहेगा मुझे लिसनर ही नहीं मिला तो मैं क्या करूं. ठीक है, नाउ राइट डाउन DBCA, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट. वेलकम स्क्रीन आ गई जी, वेलकम वेलकम. अब स्टेप 1 to 15 स्टेप्स आपने करनी है. क्या करना चाहते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं या कोई नया टेम्पलेट.
टेम्पलेट जैसे एक OLTP का टेम्पलेट है, एक DSS का टेम्पलेट है, एक हाइब्रिड का जनरल पर्पस का टेम्पलेट है। आप अपना टेम्पलेट बनाना चाहते हैं बना लें, या ASM कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, यार अभी बाद में बात होती है, ASM इज ऑल्सो थिंग। अब ये देखिए पहले के 3 टेम्पलेट बने हुए, कस्टम, डेटा वेयरहाउस, जनरल पर्पस। मैं जनरल पर्पस डेटाबेस बनाने लगा हूं और टेम्पलेट से ही वो डेटा फाइल की स्पेक्स भी इंक्लूड कर लेगा कि कितनी डेटा फाइल्स बनानी है, कहां कहां पे बनानी है, किस साइज की बनानी है। अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं इस टेम्पलेट की तो ये देख लें, शो डिटेल्स को मैंने क्लिक किया है। टेम्पलेट बताता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट ये ऑरेकल के फीचर्स होंगे जिनके अगेंस्ट ट्रू है। इसके पी फाइल पैरामीटर ये होंगे, कैरेक्टर सेट ये होगा, डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल की स्पेक्स ये होंगी। क्या आप एग्रीड हैं तो प्रेस नेक्स्ट। अब नहीं, जरूरी नहीं ना बनाएं, आप अपना बना लें। सिड नेम, ठीक है, वो सिड नेम जो आपने डॉट बैश प्रोफाइल के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहां पे आप हर हालत में वही देंगे। और अगर एक से ज्यादा डेटाबेसेस बनानी है, ये देखिए एक्सपोर्ट ऑरेकल सिड में क्या आपने लिखा हुआ है, ORCL, यहां पे आप क्या देंगे, ORCL। ये 8 डिजिट का हो सकता है, हमेशा कैरेक्टर से बिगिन होगा। आप इसके नेमिंग कन्वेंशन ये आप यूं लिख सकते हैं, ORCL _ 1 2 3, 8 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा। अंडरस्कोर डाल सकते हैं, स्पेस, फ्री स्पेस नहीं डाल सकते, इंटीग्रल वैल्यू से बिगिन नहीं हो सकता, ठीक है। ये नोन बग्स हैं चंद एक, वो आपको पता होने चाहिए। यह जी यूनिक आइडेंटिफायर। आपकी इस एक मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस रन हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप एक सर्वर करें। अगला वर्कशॉप 2 आना है, वहां पे मैं 3 सर्वर चाहिए, एक ही मशीन पर रन हो रहे होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी डेटाबेस के साथ लॉग इन होने लगे? इस बेसिस पे सिड नेम, यूनिक सिड नेम। एक मशीन पे जितनी मर्जी डेटाबेसेस सर्वर रन करें, लेकिन सिड नेम वेरी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। EM Oracle एंटरप्राइज मैनेजर, क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या ग्रिड का टेकअप करेंगे? अगर ऑलरेडी इस नेटवर्क में कहीं पे ग्रिड डिप्लॉयड है, 11G का ग्रिड डिप्लॉयड है, तो फिर आपको EM करने की जरूरत नहीं, आप ग्रिड का EM यूज कर लेंगे। लेकिन उसका OMA Oracle मैनेजमेंट एजेंट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि उसको भी फाउंड नहीं हुआ, वो कह रहा है एनग्रेव्ड है, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि जी सिस सिस्टम DBSNMP सिसमैन, क्या डिफरेंट पैस यूज करें या सबका एक ही पैस? मैं सबका एक ही पैस ऑरेकल कर देने लगा हूँ, तो याद रख लीजिएगा, कल को अगर मुझे याद भूल जाए तो बता दीजिएगा। देन अब वो आपसे पूछते हैं कि जी ठीक है ऑरेकल डिप्लॉय करें किस पे? 3 ऑप्शन है, या तो फाइल सिस्टम, रूट के ऊपर हमने U01 बनाया हुआ है, ये हमें पता है ext3 के ऊपर माउंटेड है, ये माउंट पॉइंट ext3 फाइल सिस्टम के ऊपर पार्टीशन है। नहीं करना चाहते तो रॉ डिवाइसेस यूज कर लें, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वे होता है। रॉ डिवाइसेस क्या होती हैं? इन पे कोई फिजिकल फाइल सिस्टम नहीं होता, पार्टीशंस बन जाएंगी, हर एक पार्टीशन एक एक टेबल स्पेस को मिल जाएगी, लेकिन इसे मैनेज मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर क्या यूज करें? ASM ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट ऑरेकल की एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि फाइल सिस्टम और LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, लार्ज वॉल्यूम मैनेजर, इनका हाइब्रिड है। LVM में क्या फैसिलिटी आती है? अगर माउंट पॉइंट भर गया आपका, बगैर शट किए आप नई हार्ड डिस्क स्वैप कर दें, आपका वो ग्रो कर जाएगा। फाइल सिस्टम स्ट्रिपिंग की, स्वैपिंग की, मिररिंग की सब फैसिलिटीज देते हैं। ASM दोनों का हाइब्रिड है, दोनों की फैसिलिटीज आपको एक ही ऑरेकल की यूटिलिटी देती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर लेवल पे यूटिलिटी है। अब फिजिकल तो नहीं ना, आपके पास कोई फिजिकल सैंड डिवाइस नहीं है, कोई NAS डिवाइस नहीं है, आपके पास तो एक रेगुलर हार्ड डिस्क है। ये उसी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस बना लेगा 10 GB की, उनकी मिररिंग, स्ट्रिपिंग सब कुछ कर देगा। वहां पे कोई फाइल आपको नजर नहीं आएगी, कोई जैसे लास्ट टाइम आपको डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल नजर आ रही थी, तो कोई फाइल नजर नहीं आएगी, क्योंकि व्हाट गोइंग टू बी हैपेंस, फाइल पार्टीशन हो जाएगी, स्ट्रिप बन जाएगा 1 मेगाबाइट की। अगर आपने एक 10 GB की पार्टीशन बनाई है तो आपकी डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल पड़ी हुई है, लेकिन 1 मेगाबाइट के एलोकेशन यूनिट की शेप में स्कैटर्ड है इक्विवेलेंटली पूरी पार्टीशन में, ठीक है। जो सैंड डिवाइस होती है वो भी यही काम करती है, NAS भी यही काम करती है, लेकिन यहां पे आपको वर्चुअली सारी चीज इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। यार वर्कशॉप 2 में आपके पास आएगा ASM, वहां पे आप ASM पढ़ेंगे भी, डिप्लॉय भी करेंगे, हमें सारा कुछ ये दोबारा नए सिरे से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रिफ्रेश करना पड़ेगा।
अच्छा जी, ये कहता है कि जो टेम्पलेट जर्नल पर्पस आपने चूज किया था, क्या उधर से डेटा फाइल्स की लोकेशन टेकअप कर ले, कि आप OMF ऑरेकल मैनेज फाइल यूज करना चाहते हैं, आपको नहीं पता, फाइल लोकेशन वेरिएबल चूज कर लें। कहते हैं जी फाइल्स किधर बनेंगी, फाइल इस टेम्पलेट को यूज करके बनेगी, लाइक ऑरेकल बेस ऑरा डेटा डीबी नेम control01.ctl, कंट्रोल फाइल इस तरह से बनेगी आपकी। ठीक है जी, आपको कोई इतराज नहीं है। फ्लैश रिकवरी एरिया, जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि जहां पे बैकअप फाइल्स पुट इन की जाएं, वो ये आपका बनेगा ऑरेकल बेस के अंदर। 2 GB बाय डिफॉल्ट का बनेगा। आर्काइविंग डेटाबेस की इनेबल करनी है नहीं करनी है, अभी चूज कर लें। सैंपल स्कीमास 130 मेगाबाइट ले जाएंगे, लेकिन 35 सैंपल स्कीमास रेडी हो जाते हैं, जिसमें HR भी है, स्कॉट भी है, सेल्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, सो मैनी है। और अगर कोई आप अपने स्क्रिप्ट्स, आपकी अपनी कंपनी ने कोई स्क्रिप्ट्स बना के रखेंगे, कोई आप अपने बेस टेबल्स पॉपुलेट करना चाहते हैं, तो ब्राउज कर दें, रन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऐड, यहां से ब्राउज कर दें किधर पड़े हुए हैं, किस माउंट पॉइंट के ऊपर पड़े हुए हैं, आप माउंट पॉइंट चूज कर लें, लाइक रूट में किधर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से चूज कर लें कि भाई किधर है। डन, नो स्क्रिप्ट टू रन, हाँ सैंपल स्कीमास बन जाएं। अब देखिए द नेक्स्ट वन, SGA PGA, वो कहता है जी 806 मेगाबाइट टोटल मेमोरी दोनों को मिला के देगा। आपके पास 2 GB रैम है, 806 ये बनती है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। PGA 806 का 40% होगा। AMM ऑटोमेटिक कर देंगे तो बेनिफिट क्या होगा, डेटाबेस बफर कैशे, शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, स्ट्रीम पूल, जावा पूल, 5 पूल्स को कलेक्टिव मेमोरी मिलेगी। 5 पूल, डेटाबेस बफर कैशे, शेयर्ड पूल, लार्ज पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल। ये 5 पूल ऑटोमेटिकली जब मेमोरी चाहिए एक्सपैंड करेंगे, जब मेमोरी नहीं चाहिए श्रिंक हो जाएंगे। आपको बीइंग अ DBA बार बार कमांड नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो AMM, दिस वन इज कॉल्ड AMM फीचर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड होती है। ठीक है, लें जी, आपने ये भी कर दिया। साइजिंग, साइजिंग में ब्लॉक साइज कह रहा है कितना है, 8 किलोबाइट। एक ऑरेकल डेटा ब्लॉक जो आपने पढ़ा टेबल स्पेसिस में सेगमेंट, सेगमेंट में एक्सटेंट, एक्सटेंट में ऑरेकल ब्लॉक, एक ऑरेकल ब्लॉक कितने का होगा, 8 KB का। वाई, क्यों 8 KB का, एनग्रेव्ड भी है, क्योंकि आप ext3 के ऊपर पार्टीशनिंग कर रहे हैं। अगर ज्यादा चॉइसेस होते तो यहां पे आपको एनग्रेव ना देता, फिर आप चाहे 2K का बनाते, 4K का बनाते, 8K का बनाते, 16K का बनाते, 32K का बनाते, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, क्या इतने का बना भी सकते हैं या नहीं। प्रोसेसेस इनिशियली तमाम बैकग्राउंड और तमाम सब कुछ डाल के कितने बन रहे हैं, 150। अगर इस वक्त P फाइल में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ऑल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को क्लिक करें, डिफॉल्ट वैल्यूज ओवरराइड कर दें, डिफॉल्ट ओवरराइड डिफॉल्ट, कोई और वैल्यू देना चाहते हैं कोई और दे दें, ये आपकी P फाइल में लिखी जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 150 प्रोसेसेस एनफ नहीं है, कल को क्लाइंट बहुत ज्यादा है तो यहां पे आप 2000 लिख रहे हैं, लेकिन एक लिमिट को याद रखें। आपको याद है आपने शेल लिमिट्स में लिखा था कि सॉफ्ट लिमिट ऑरेकल यूजर की ये, हार्ड लिमिट ये, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डन, आगे चलें। कैरेक्टर सेट, डेटाबेस कैरेक्टर सेट एंड नेशनल कैरेक्टर सेट दोनों में फर्क होता है। डेटाबेस कैरेक्टर सेट बाय डिफॉल्ट वो क्या यूज कर रहा है, वेस्टर्न यूरोपियन 8 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1252, ये बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा है। डेटाबेस कैरेक्टर सेट आप चेंज नहीं कर सकते। डेटाबेस कैरेक्टर सेट डिपेंडेंट होता है कि जी यूनिकोड यूज करना है आपने, यूनिकोड कौन सा, 8 बिट, 16, 32, 64, 1 to 8 तक, 256 तक भी आ गए हैं। यूनिकोड के भी लेवल हैं, यूनिकोड 1.0, 2, 3, 4, 5, आजकल 4.0 तक ये डेटाबेस सपोर्ट करती है आपको। अगर मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी टेरिटरी आपको सेटिंग्स करनी है, जिसमें डेट, जर्मन डेट, इंग्लिश डेट, फ्रेंच डेट ऑटोमेटिक मैनिपुलेट हो जाए, अरेबिक डेट्स, ठीक है, तो आपको यूनिकोड यूज करना है। वैसे आप 8 बिट मीन 2 raised to the power 8, 256 कॉम्बिनेशन बन सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप एक ए भी लिखते हैं तो डेटाबेस में उसकी 8 बिट्स बना के सेव किया जाएगा। वही जो आप पहले पढ़ा है ASCII, ANSI, यूनिकोड, ये वही पैटर्न्स हैं।
हाँ, नेशनल कैरेक्टर सेट AL16 UTF-16 यूनिकोड यूज कर रहा है ताकि आप कोई भी फ्रेंच या किसी भी तरह का डेटा दिखा सकें, लेकिन ये नेशनल कैरेक्टर सेट है। नेशनल कैरेक्टर सेट आपको पता है सिर्फ N varchar, N char, NC log, सिर्फ इन डेटा टाइप्स के ऊपर इफेक्टिव होता है, जबकि कैरेक्टर सेट आपका ऑल डेटा टाइप्स के ऊपर इफेक्टिव होता है। एलएसक्यूएल, एसक्यूएल, इसके भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे कि कौन सी डेटा टाइप यूज करनी चाहिए, फिक्स्ड विड्थ, वेरिएबल विड्थ, फिक्स्ड बाइट, वेरिएबल बाइट, कौन सी यूज करनी चाहिए। खैर चैप्टर्स आएंगे आगे। कनेक्शन मोड, ओडीएस, ओएसएस, कौन सा चाहिए आपको। बाय डिफॉल्ट क्या है, ओडीएस, ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर। हाँ जी, अब वो कहते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स, एनहांस सिक्योरिटी सेटिंग्स जो 11G में नई इंट्रोड्यूस की गई पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए, आप वो यूज करना चाहते हैं कि पुरानी वाली यूज करना चाहते हैं। हम नई वाली यूज करना चाहते हैं। स्टेप 12, ये 11G में एक नया इंट्रोड्यूस किया गया। वो क्या होता है कि हर दिन रात 10 बजे से लेके 2 बजे तक एवरी सैटरडे और होल संडे, ये आपकी बाय डिफॉल्ट मेंटेनेंस विंडो कहलाती है। मेंटेनेंस विंडो, जब आपने बैकअप लेने हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी कैलकुलेट करनी है, आपने कोई पैच वगैरह लगाना है, तो डेटाबेस डाउन होगी और ये काम ऑटोमेटिक खुद ही करेगी। और इसके पीछे पूरी ईएम में जॉब डिफाइन होती है। अब बैकअप नहीं भी लेंगे, आप सिर्फ अपना सिस्टम ऑन छोड़ दें इस टाइम के दौरान, वो खुद ही बैकअप ले लेगा। ठीक है, तो मेंटेनेंस विंडो ये बाद में चेंज हो जाएगी। अगर आप कल को मेंटेनेंस विंडो चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज इट। एंड इट्स अ सिनॉप्सिस कि जी कितनी कंट्रोल फाइल्स बनेंगी, किस लोकेशन पे बनेंगी, कितनी डेटा फाइल्स बनेंगी, किस लोकेशन पे बनेंगी, कितने ग्रुप्स बनेंगे। डन। आर यू एग्रीड? क्या सिर्फ डेटाबेस क्रिएट हो जाए या एक टेम्पलेट भी ORCL क्रिएट हो जाए, साथ इसकी क्रिएशन का स्क्रिप्ट भी बना दिया जाए, वो भी बना के रख लिया। प्रेस फिनिश। वो कहता है कि आप क्या इन तमाम चीजों से एग्रीड हैं। डन। ओके, पहले टेम्पलेट बनाया, DBCA में एडअप भी कर लिया ORCL के नाम का टेम्पलेट। अब आपको पहले तो वो दो दिखाता ना, क्रिएशन का स्क्रिप्ट भी बना दिया। और अब तीसरा स्टेप, डेटाबेस क्रिएट करना शुरू हो गया। पहले तो आपको 3 आ रहे थे नजर, डेटा वेयर हाउसिंग, जनरल पर्पस, OLTP। अब वहां पे एक चौथा टेम्पलेट ORCL भी नजर आया करेगा। और जो डेटाबेस आपने बनाई है, अगर कल को GUI मोड अवेलेबल नहीं है, क्लोन करनी पड़ जाती है, कंट्रोल फाइल नई बनानी पड़ जाती है, तो आप इस स्क्रिप्ट को 100% यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, जितनी देर के अंदर वो ये बाकी काम कर रहा है, उतनी देर में हम देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ DBCA। DBCA से हमने सारे काम कर लिए। द एंड, चैप्टर खत्म। इट विल टेक सम टाइम। पहले स्क्रिप्ट इनिशिएट करेगा, सबसे पहले P फाइल्स बनाएगा। लुक एट काम इसने क्या क्या करने हैं, तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये GUI स्क्रीन अवेलेबल ना हुई। DBCA के भी 2 मोड होते हैं, ये भी याद रखिएगा। DBCA का भी CLI मोड होता है, DBCA का भी GUI मोड होता है। GUI मोड ये था कि मैंने DBCA डायरेक्ट लिखा, उसने GUI स्क्रीन ऑन कर दी। अगर X सर्वर ऑन है तो ये ऑन हो जाएगी, एल्स ये ऑन नहीं हो पाएगी अगर X सर्वर या X सर्विसेज आपकी ऑन नहीं है तो। ठीक है, सो अगर X सर्विसेज ऑन नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप DBCA की भी रिस्पॉन्स फाइल बनती है। जस्ट लाइक जैसे आपने रन इंस्टॉलर -silent -response फाइल लिखा था, अब DBCA को भी साइलेंट मोड के अंदर एक्टिवेट करेंगे। उससे पहले इसकी रिस्पॉन्स फाइल बनाएंगे। ये जो 15 स्टेप्स इसने आपसे पूछे थे, हर एक इनपुट ली थी, वहां पे वो 15 पैरामीटर बने होंगे, आप उसकी वैल्यूज दे दें, डेट्स ऑल, खत्म बात। ठीक है, आपकी हर यूटिलिटी, NetCA का भी CLI मोड है, NetMGR का भी CLI मोड है, DBCA का भी CLI मोड है, इन सबके CLI मोड्स हैं। और प्रोफेशनली 64 बिट में जितना भी काम होता है CLI मोड के ऊपर होता है, GUI मोड पे नहीं होता। ठीक, अब जरा देखें प्रोसेसिंग वे। सबसे पहले इसने क्या करना है, आपने जो पैरामीटर्स दिए, लुक एट, अब जो इसने काम करने हैं,